हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ ए इरेशनल नंबर। आज हम लोग एक इरेशनल नंबर का इरेशनलिटी प्रूव करेंगे कि इरेशनल नंबर कैसे इरेशनल है। रेशनल का इरेशनलिटी प्रूफ नहीं करना है, इरेशनल का इरेशनलिटी प्रूफ करना है, क्योंकि रेशनल हमेशा रेशनल होता है और कभी इरेशनल नहीं हो सकता है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, इरेशनलिटी प्रूफ करेंगे हम लोग किसी इरेशनल नंबर का। तो हम पहले इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ करना है इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। तो हम रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पहले जान लेते हैं। तो हम बात करेंगे रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर, ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर जो होता है, दोनों ही क्या होता है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर होता है। सभी रेशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, वो नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। वो नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, हमारा इरेशनल नंबर होगा। ये सब क्या है, रेशनल नंबर होगा। वो नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कहेगा कि सर ये रेशनल नंबर कैसे होगा, ये तो P/Q के रूप में है ही नहीं, तो कैसे आप बता रहे हैं कि सर ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर कैसे होगा। तो अगर हम इसके नीचे 1 लगा दें, 1 से डिवाइड कर दें, तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है और हमें क्या निकल के आ गया, P/Q के रूप में आ गया, P/Q के फॉर्म में आ गया। अगर हम इसके नीचे सभी के नीचे 1 लगा दें तो ये किस फॉर्म में आ गया, P/Q के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। और कौन सा नंबर रेशनल नंबर होता है, सभी इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स। सभी इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो भी रेशनल नंबर होता है। सभी इंटीग्रल पार्ट भी रेशनल नंबर होता है। तो इंटीजर कौन कौन सा होता है, इंटीजर किसे कहते हैं, जैसे कोई भी नंबर जो माइनस से स्टार्ट होता हो, जीरो को लेते हुए प्लस तक जाता हो, उसे हम इंटीजर कहते हैं। वो नंबर जो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, जीरो को लेते हुए प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, उसे हम इंटीजर कहते हैं। अब इसके बीच में कितना नंबर हो सकता है, -1000 हो सकता है, -100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या है, सब रेशनल नंबर है। प्लस में भी हो सकता है, प्लस में भी 1 2 3 4 800 1000 लाख मिलियन, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। ये सभी रेशनल नंबर है, ठीक। और कौन सा नंबर रेशनल होगा, सभी फ्रैक्शन, ऑल फ्रैक्शन, सभी फ्रैक्शन जो होगा वो भी रेशनल नंबर होगा। सभी फ्रैक्शन जो होगा वो भी हमारा रेशनल नंबर होगा। जैसे 1/2, 3/4, 4/5, ये सब क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है। और ये फ्रैक्शन पार्ट किस फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, सभी ये सब क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की, कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। वो नंबर जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। वो नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और कौन सा नंबर इरेशनल होगा, वो सभी नंबर्स
वो सभी नंबर्स जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे √2, √3। क्या √4 इरेशनल होगा? क्या √4 इरेशनल होगा? √4 इरेशनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। √4 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आ जाएगा? √4 का स्क्वायर रूट जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 क्या है? हमारा इंटीजर है। 2 क्या है? इंटीग्रल पार्ट है। तो सभी इंटीग्रल पार्ट क्या है? रेशनल नंबर है। तो ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर होगा, न कि इरेशनल नंबर होगा। 5, √6 ये सब क्या है? ये सभी नंबर, वो सभी नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, या वो सभी नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो और रूट के अंदर आए, वो क्या है? इरेशनल नंबर है। और ऑल नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, सभी नॉन परफेक्ट क्यूब रूट भी क्या हो जाएगा? इरेशनल होगा। जैसे √2, √3, √4 ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। अगर हम बात करें कि क्या √8 एक इरेशनल नंबर है? अगेन ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 8 क्या है? परफेक्ट क्यूब है। 8 जो है वो परफेक्ट क्यूब है। तो 8 का क्यूब रूट क्या निकल के आ जाएगा? 8 का क्यूब रूट जो निकल के आ जाएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये क्या हो, कौन सा नंबर हो जाएगा हमारा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। और कौन सा नंबर इरेशनल होगा? और कौन सा नंबर? यहाँ पे भी ऑल लगा देते हैं, ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। और कौन सा नंबर इरेशनल होगा? सभी प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स जो रूट के अंदर आए, ऑल प्राइम नंबर्स, सभी प्राइम नंबर इरेशनल नंबर होगा जो रूट के अंदर आए, जो रूट के अंदर आए। रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आएगा तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। वो सभी इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और जान लो बच्चों कि इरेशनल प्लस, रेशनल के बारे में जानते हैं। रेशनल प्लस रेशनल जो होता है वो हमेशा ऑलवेज जो होता है वो क्या होगा? रेशनल होगा। इसी तरह रेशनल माइनस रेशनल भी हमेशा रेशनल होगा। रेशनल डिवाइड बाय रेशनल भी हमेशा रेशनल होगा। और रेशनल मल्टीप्लाई बाय रेशनल भी हमेशा रेशनल होगा। रेशनल को किसी रेशनल नंबर से जोड़ें, घटाएं या गुणा करें या भाग दें तो क्या निकल के आएगा? हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है। अब इसी तरह अगर इरेशनल नंबर की बात करें, अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा? इरेशनल होगा। इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा? इरेशनल होगा। इरेशनल माइनस इरेशनल क्या होगा? इरेशनल माइनस इरेशनल क्या होगा? इरेशनल माइनस इरेशनल जो हो जाएगा वो या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। कैसे कैसे इरेशनल होगा या कैसे रेशनल होगा या कैसे इरेशनल होगा? अगर हम √2 माइनस √2 कर दें तो ये क्या निकल के आ जाएगा? 0 आएगा। और 0 क्या है? 0 क्या है? 0 एक रेशनल नंबर है।
अगर ये भी हो सकता है कि 2√4 माइनस √4 रहेगा, 2√4 माइनस √4 रहेगा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, √4 आएगा। और √4 क्या है, √4 क्या है, 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसीलिए इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। और इसी तरह अगर बात करें इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, तो क्या होगा, या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। अगर हम √2 को मल्टीप्लाई कर दें √3 से, तो क्या निकल के आ जा रहा है, क्या आ रहा है, √6 से आ रहा है, √6 से अगर आ रहा है, जो कि एक इरेशनल नंबर है। अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो क्या निकल के आएगा, जैसे √2 इंटू √2, तो क्या निकल के आ गया, √4, तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सेम नंबर मल्टीप्लाई होने के केस में क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और अदर नंबर मल्टीप्लाई करने के केस में मैक्सिमम चांस होता है कि वो इरेशनल, अगर डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैक्सिमम चांस होता है कि वो इरेशनल नंबर होगा। अब इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल, इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल क्या होता है, ये भी या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। कैसे 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 रेशनल होगा या कैसे इरेशनल होगा, अगर हम बात करें √2 की, √2 की, अगर हम इसे √2 से डिवाइड कर दें तो √2 कट गया, तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें √8 की, तो यहाँ क्या निकल के आया, अगर यहाँ पर √2 से हम डिवाइड कर दें तो क्या निकल के बच जाएगा, फिर √4 बच जाएगा। और 4 क्या है, √4 क्या है, एक 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब इरेशनल कैसे होगा, इरेशनल नंबर कैसे होगा, अगर हम √6 को √2 से डिवाइड कर दें, क्या निकल के आ जाएगा, √3 होगा। क्या निकल के आया, √3 है। √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब आगे की बात करते हैं। अब जानते हैं रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है। रेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा, रेशनल प्लस इरेशनल जो होता है वो क्या होता है, हमेशा इरेशनल होता है। रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होता है। अगर कोई रेशनल नंबर हमारा 2 है, अगर इसके साथ हम कोई इरेशनल नंबर को जोड़ दें, जैसे √3 या √2 को जोड़ दें, तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, न तो इसमें इसे जोड़ सकते हैं, न इसे घटा सकते हैं, ये इसी फॉर्म में रह जाएगा। तो ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। अब रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल क्या होगा, रेशनल माइनस इरेशनल, ये भी इरेशनल होगा। अगर हम 1 को √1 में से √5 घटा दें तो क्या निकल के आएगा, ये घट रहा है, नहीं घट रहा है, तो ये इसी फॉर्म में रह जाएगा। तो ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। इसी तरह इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल माइनस, अगर हम इसे इरेशनल से इरेशनल को माइनस कर दें तो ये भी क्या निकल के आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है। अब अगर हम रेशनल को मल्टीप्लाई कर दें इरेशनल से, अगर हम रेशनल को मल्टीप्लाई कर दें इरेशनल नंबर से तो क्या निकल के आएगा। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें
√2 से, तो ये अगेन क्या निकल के आ रहा है, अगर हम 2, तो क्या निकल के आया, रूट बराबर 2√2 निकल के आ रहा है। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। या फिर अगर हम 16 को मल्टीप्लाई कर दें 2√2 से, तो फिर क्या निकल के आ जाएगा, अगेन फिर क्या निकल के आएगा, 32√2 आएगा। ये क्या है, फिर हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो गया। अब इसी तरह अगर रेशनल को डिवाइड करें इरेशनल से, अगर हम रेशनल को डिवाइड करें इरेशनल से, तो क्या निकल के आएगा, अगर हम रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करें तो क्या निकल के आने वाला है, देखते हैं। रेशनल नंबर कोई नंबर भी ले लेते हैं, 3 ले लिए। अगर हम √3 से डिवाइड कर दिए या √6 से डिवाइड कर दिए तो क्या निकल के आ गया, तो यहाँ क्या आया, √3 आया। तो फाइनली आंसर क्या निकल के आ गया, √3 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। और सेम इसी तरह अगर इरेशनल को रेशनल से डिवाइड कर दें, इरेशनल को रेशनल से डिवाइड कर दें, फिर भी इरेशनल ही आने वाला है, फिर भी इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है बच्चों, चलेंगे अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक थ्योरम जान लेते हैं। थ्योरम क्या है, थ्योरम ये है कि लेट P जो है वो कोई प्राइम नंबर है, P इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। P अगर प्राइम नंबर है, अगर अगर P डिवाइड्स a स्क्वायर, देन P डिवाइड्स a also, P के और a क्या है, वेयर a एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ a जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, जहाँ a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये थ्योरम क्या कर रहा है कि अगर P जो है, P कोई नंबर है, वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करे, तो वो किसे डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, जैसे सपोज डेट P अगर 2 है, अगर P बराबर 2 है, तो P अगर ये 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये 2 किसे डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। जैसे अगर हम 100 ले लेते हैं, अगर हम कोई नंबर है 10, इसका स्क्वायर है, तो क्या निकल के आया, 100 आया। अगर ये 100 को डिवाइड कर रहा है, तो ये 2 किसे भी डिवाइड करेगा, किसका स्क्वायर था, 10 का, 10 को भी डिवाइड करेगा, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यही थ्योरम है, इसे बस यही थ्योरम इसे लिख लो। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग, फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन पे चलेंगे। तो पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो प्रूफ करने का रहा है, रेशनैलिटी प्रूफ करने का रहा है, किसका, √2 का, ये इज ए इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर हमें क्या प्रूफ करना है कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ये तो प्रूफ करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम इसे रेशनल मान लेंगे। रेशनल है नहीं लेकिन हम मान तो सकते हैं, मानने में तो कुछ भी मान सकते हैं हम। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। हम सपोज डेट मान लिए कि √2 क्या एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर बराबर क्या होता है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर बराबर क्या होता है, P/Q होता है। रेशनल नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। जहाँ Q जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अब देखो इस रेशनल नंबर का जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो उसका HCF अगर हम निकालें तो वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अगर हम P और Q का HCF निकालें तो HCF क्या निकल के आएगा, HCF ऑफ P एंड Q क्या निकल के आएगा, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो HCF क्या निकल के आएगा, 1 आएगा। अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं जैसे 1/2 तो इसका HCF क्या निकल के आएगा, इसका HCF क्या निकल के आएगा, इसका कॉमन फैक्टर क्या निकल के आएगा, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है, HCF ऑफ 1 एंड 2 क्या निकल के आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब कि वो नंबर जो रेशनल नंबर होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म का HCF जो होता है या कॉमन फैक्टर जो होता है वो हमेशा 1 आएगा। वो हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और जिसका HCF 1 आए, जिस भी नंबर का HCF बराबर 1 आए, उस नंबर को हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 1 और 2 हो गया, ये क्या है, कोप्राइम है, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या निकल के आएगा, 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोप्राइम नंबर्स हो जाएगा। अगर हम बात करें 8 और 9 की, तो ये भी क्या है, कोप्राइम नंबर्स है, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या निकल के आएगा, दोनों का HCF क्या निकल के आएगा, 1 आएगा, तो इसे हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है। अगर हम इसी तरह 7 और 8 की बात करें, ये भी कोप्राइम है। अगर हम 7 और 9 की बात करें तो ये भी क्या है, कोप्राइम नंबर्स है। ठीक है बच्चों, अब क्या लिखेंगे, कि Q बराबर क्या 0 नहीं होना चाहिए, और P एंड Q जो है आर इंटीजर। यहाँ P और Q क्या है, इंटीजर है। एंड HCF ऑफ P एंड Q बराबर क्या है, 1 है। कहने का मतलब क्या है कि P और Q का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। डेट मीन्स कौन सा नंबर है, P एंड Q आर कोप्राइम, P एंड Q आर कोप्राइम्स। कौन सा नंबर है, ये कोप्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। क्या क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि √2 को प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या किए, इसे इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम क्या किए, सबसे पहले √2 को हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे।
रेशनल नंबर मानने के बाद हम जानते हैं रेशनल नंबर बराबर क्या होता है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q होगा, P और Q जो होगा वो क्या होगा? इंटीजर होगा। एंड HCF ऑफ P एंड Q, HCF P और Q का जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है। वो हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। डेट इज, इसका मतलब ये है कि अगर इसका HCF 1 है तो ये कौन सा नंबर है? को प्राइम नंबर से, को प्राइम नंबर से। तो अब क्या हम ये इसे अगर हम √2 को अगर हम √2 को प्राइम नंबर √2 को अगर हम रेशनल नंबर मान लिए, अगर √2 रेशनल नंबर है तो क्या इसे हम P बटे Q के बराबर लिख सकते हैं? अगर हम इसे रेशनल नंबर मान लिए हैं, अब हमारे हिसाब से, हमारे अकॉर्डिंग ये रेशनल नंबर है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? P बटे Q के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अब यहाँ से P बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा? √2 Q√2 बराबर क्या निकल के आएगा? Q√2 या √2 Q बराबर क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आ रहा है? P आ रहा है। अगर हम Q को इस साइड ले आए तो क्या निकल के आ गया? √2 Q बराबर P आ गया। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो क्या निकल के आया? √2 और Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, यही तो आएगा निकल के। तो यहाँ से फाइनली क्या निकल के आया? 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो अब Q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? P स्क्वायर डिवाइड बाई 2। Q स्क्वायर बराबर क्या निकल के, अगर हम 2 को फिर इस साइड ले आए तो Q स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा? P स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब यहाँ लिखेंगे हम 2 डिवाइड्स किसे डिवाइड कर रहा है? P स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स P also, कि अगर 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 10 को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर P बराबर हमारा मान लो 10 है, तो अगर इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये 2 जो है जिसका स्क्वायर कर रहे थे उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर अब P के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P को भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया? 5 है, तो P को भी डिवाइड करेगा। तो हम P/2 बराबर क्या आएगा? P स्क्वायर बाई 2 बराबर क्या है? Q स्क्वायर है। लेकिन P/2 बराबर क्या आएगा? सपोज डेट कोई नंबर ले लिया, अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो बराबर आएगा, या अगर हम 6 को 2 से डिवाइड किए तो कुछ तो आएगा ना, इस साइड बराबर में क्या आएगा? 3 आएगा। लेकिन यहाँ तो हमारा ये क्या है? वेरिएबल पार्ट है। तो यहाँ क्या निकल के आ गया? लेट सपोज डेट C आ गया। मान लिया हम क्या आया? C आया। तो P बराबर क्या निकल के आया यहाँ से? 2C। P बराबर क्या निकल के आया? 2C। अब फर्स्ट इक्वेशन का जो वैल्यू था P बराबर, उसका वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है। इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है। क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन का P बराबर जो आया था, फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया था? √2 Q आया था। अब इस वाले पार्ट को हमें कहाँ पुट करना है? P के जगह पे पुट करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर?
पुट द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड। पहले इक्वेशन से सेकंड दूसरे इक्वेशन में पुट करना, या फिर इसे हम नहीं भी लिखें अगर एग्ज़ाम में तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आने वाला है बताओ। P का वैल्यू क्या है, √2Q है, सॉरी √2Q है कि नहीं है। और यहाँ क्या है, 2C है, यहाँ क्या है 2C है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करें तो क्या निकल के आएगा। अगर हम फिर से दोनों साइड स्क्वायर करें तो क्या निकल के आने वाला है, √2Q का स्क्वायर बराबर 2C का स्क्वायर, 2C का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 2Q का स्क्वायर बराबर 4C स्क्वायर, 4C स्क्वायर। तो अब 2 से 4 कट गया, कितने टाइम से करा, 2 टाइम से, 2 2 जा 4। तो Q स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ गया, 2C स्क्वायर, 2C स्क्वायर। अब C स्क्वायर क्या निकल के आया, C स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा, Q स्क्वायर बाय 2, Q स्क्वायर बाय 2 निकल के आया। तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स किसे डिवाइड कर रहा है, Q स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स Q also, अगर 2 Q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 Q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर Q/2 क्या निकल के आ गया, Q/2 क्या निकल के आ जाएगा, लेट्स सपोज डेट हम मान लिए D, क्या निकल के आ गया, D आ गया। तो अब यहाँ से फाइनली इरेज करते हैं, फाइनली जो निकल के आया है, क्या निकल के आया, Q/2 बराबर क्या निकल के आया, D। तो अब Q इक्वल टू क्या आएगा, 2D। Q बराबर क्या निकल के आया, 2D। हमें पहले क्या मिला था, P बराबर क्या आया था, P बराबर क्या आया था, 2C, और Q बराबर क्या निकल के आया, 2D आया। P बराबर क्या आया था, 2C, और Q बराबर 2D आया। तो इसका HCF क्या है, इसका HCF ऑफ P एंड Q क्या निकल के आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमारे क्या था, HCF क्या आना था, 1 आना था, क्या आना था, HCF 1 आना था। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर P and Q have at least 2 as a common factor, हमारा HCF क्या निकल के आया, 2 आया। लेकिन हमारा HCF आना है, P और Q का HCF हमारा क्या दिया हुआ था, P और Q का जो HCF होगा वो क्या होना चाहिए था, P और Q का HCF जो होना चाहिए था वो 1 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो 2 आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो गलती हुई है, तो क्या लिखेंगे, बट
दिस contradicts the fact that P and Q have no common factor other than 1 कि फैक्ट इसका क्या है, पी एंड क्यू का क्या फैक्ट है कि इसका HCF 1 के अलावा कोई और आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ फाइनली आंसर जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, फाइनली आंसर जो लिखेंगे हम लिखेंगे दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption that root 2 is रेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आया कि हमारे गलत मान लेने की वजह से कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है, इस वजह से आया ये कॉन्ट्राडिक्शन। तो अब क्या लिखेंगे फाइनल आंसर कि सो वी कंक्लूड, सो हमारा जो कंक्लूजन आया है, हमारा क्या कंक्लूजन आया है कि रूट 2 क्या है, इरेशनल है। रूट 2 इज इरेशनल ठीक है बच्चों, हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में, तभी काम चलेगा, नहीं तो नंबर काट लिया जाएगा एग्जामिनर द्वारा। या फिर ये भी लिख सकते हैं, या फिर इतना भी लिख सकते हैं, हिंस रूट 2 इज ए इरेशनल, या रूट 2 इज इरेशनल। यहाँ से इरेशनल नंबर के बारे में या तो ये लिखेंगे या फिर ये लिखेंगे, दोनों में से किसी एक को लिखना है, इसमें और इसमें से दोनों में से किसी एक को लिखना है, और इसको पूरा लिखना है, इसे भी पूरा लिखना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें रूट 3 को प्रूफ करना है इरेशनल, या रूट 3 का रेशनलिटी प्रूफ करना है। तो हम फिर क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम फिर क्या करेंगे, मान लेंगे लेट रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, हम मान लिए कि रूट 3 एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर बराबर क्या होता है, रेशनल नंबर बराबर क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे ही तो हम रेशनल नंबर कहते हैं, नहीं कहते, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू, जहाँ Q बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। P एंड Q क्या है, P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q जो है वो इंटीजर्स है। तो हम क्या लिखेंगे, कि P/Q बराबर रूट 3 लिख सकते हैं। P/Q बराबर हम रूट 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अगर हम इसे गलत मान लिए कि ये एक रेशनल नंबर है, हम इसे मान के चले, अगर गलत ही मान लिए लेकिन माने कि ये
रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, पी बटे क्यू में के रूप में जो लिखा हुआ होता है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो हम रेशनल नंबर पी बटे क्यू बराबर √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखना था हमें, HCF ऑफ पी एंड क्यू क्या है, HCF ऑफ पी और क्यू क्या है, बराबर इस पी और क्यू का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। डेट मीन्स इसका मतलब कि ये कौन सा नंबर है, कोप्राइम नंबर है। कौन नंबर है, कोप्राइम नंबर्स है, जिसका HCF 1 आता है, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 1 आता है उसे हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, इसे हम इससे पहले भी लिख सकते हैं या इसके बाद भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हमें सिर्फ दिखाना है कि HCF जो है पी और क्यू का HCF जो है वो क्या है, 1 है। तब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, क्यू बराबर पी बराबर क्या हो जाएगा, Q√3 हो जाएगा। तो P बराबर क्या आया, Q√3, यहाँ निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, P² बराबर Q² √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से P² बराबर क्या निकल के आ गया, Q² 3 या 3Q²। तो हम इसे 3Q² ही लिख देते हैं, 3Q²। अब यहाँ से Q² बराबर जो निकल के आया वो क्या आया, ये हमारा इक्वेशन क्या है, फर्स्ट। Q² बराबर जो निकल के आया वो क्या आया, T²/3, P²/3। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर 3 डिवाइड्स किससे डिवाइड कर रहा है, P² को, P², देन 3 डिवाइड्स P also। अगर 3 जो है वो P² को डिवाइड कर रहा है तो वो P को भी डिवाइड करेगा। अगर हम सपोज डेट कोई नंबर ले लेते हैं, 9 ले लिए, अगर P बराबर मान के चलो 9 है, अगर हम 9 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 का स्क्वायर अगर हम कर दें, अगर 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 81 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 9 को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये 9 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ऐसे अब अगर P/3 करें तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, सपोज डेट कुछ तो आंसर आएगा, C मान लिए, लेट C। तो P बराबर क्या निकल के आ गया, 3C आ गया, 3C आ गया। इक्वेशन सेकंड, अगर कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड, या फिर क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकंड का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो P का वैल्यू क्या है यहाँ पे, Q√3 है, या फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, Q√3 बराबर 3, ये Q है हमारा, Q 3C। फिर क्या करेंगे, अगेन बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर अगर दोनों साइड स्क्वायर करें तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, Q² क्यूब दे दिया, स्क्वायर, Q का स्क्वायर 3 बराबर 9C का स्क्वायर, 9C का स्क्वायर। स्क्वायर करने पे यही आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। तो अब क्या लिखेंगे, 3Q का स्क्वायर बराबर क्या आया, 9
सी स्क्वायर आया। तो अब यहाँ से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3 सी स्क्वायर हो जाएगा। तो सी स्क्वायर बराबर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बाय 3 आएगा, क्यू स्क्वायर बाय 3 आएगा। फिर अगेन लिखेंगे 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन 3 क्यू को डिवाइड करेगा, डिवाइड्स क्यू अल्सो। मतलब कि अगर 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा, क्यू बाय 3 इज इक्वल टू समथिंग, कोई नंबर आएगा। अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करें कुछ तो आएगा आंसर, तो हम वो मान लिए डी है। तो क्यू बराबर क्या निकल के आया, 3D। तो P बराबर हमारा क्या आया था निकल के, P बराबर क्या आया, 3C। P बराबर क्या है, 3C। और Q बराबर क्या निकल के आया, 3D। तब HCF दोनों का क्या आया, HCF किसका, P एंड Q का क्या निकल के आ गया, 3 आ गया। P और Q का HCF क्या निकल के आ गया, क्या निकल के आया, 3 आया है। तो इसका मतलब कुछ तो गलती हुई है, कुछ तो हमारे मानने में गलती हुई है, हमने गलत माना होगा, कुछ तो गलती की है। क्योंकि HCF हम, इसका HCF क्या होना चाहिए, P एंड Q का HCF क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि इसका HCF क्या था, 1 था। तो यहाँ फिर 3 क्यों आ गया, क्योंकि ये हमारे गलत एजम्पशन के कारण हो गया था। हमने गलत मान लिया था कि √3 जो है एक रेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है। √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम क्या एज्यूम कर लिए थे कि √3 एक रेशनल नंबर है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं कि therefore P and Q have 3, P and Q have at least, या डायरेक्टली लिख सकते हैं P and Q have 3 at least 3 as a common factor, या इतना सब नहीं लिख के भी हम ये भी लिख सकते हैं कि HCF P और Q का HCF क्या निकल गया, HCF P एंड Q बराबर क्या निकल गया, 3 आया। बट हमें क्या लेना था, HCF, बट द contradict that fact फैक्ट क्या है इसका, कि इसका फैक्ट क्या था कि P एंड Q का HCF क्या था, HCF ऑफ P एंड Q, फैक्ट क्या है इसका, P एंड Q का HCF जो है वो क्या है, 1 है। फैक्ट क्या है, ये है। लेकिन हमारे पास आया है क्या, हमारे पास क्या आया है, कॉमन फैक्टर। HCF क्या निकल के आया, 3 आया। लेकिन हमारे पास कॉमन फैक्ट क्या है, इसका रियलिटी क्या था कि इसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास 1 था कॉमन फैक्टर। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of
बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमने गलत ही तो मान लिया था कि √2। ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आया है, ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आया है कि हमने गलत मान लिया था कि √3 क्या है, हमने मान लिया था कि √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, बट √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। एजम्पशन डेट क्या हुआ था, कॉन्ट्राडिक्शन क्या था कि √3 जो है एक इज ए रेशनल नंबर। √3 को क्या मान लिए थे हम, रेशनल नंबर मान लिए थे, बट रियलिटी क्या है, हिंस क्या लिखेंगे, हिंस √3 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, हिंस √3 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, क्या तो इसको इस फॉर्म में लिखें या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिखना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि सो डेट 5 - √3 इज ए इरेशनल नंबर। अब हमें 5 - √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। फिर क्या करेंगे, अगेन सेम मेथड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कि लेट 5 - √3 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या मान ली कि 5 - √3 जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो और रेशनल नंबर बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि रेशनल नंबर बराबर क्या होता है, वो नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। वो नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे ही तो हम रेशनल नंबर कहते हैं। जहाँ Q बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और P/Q क्या है, P/Q इंटीजर है, P/Q क्या है, इंटीजर है, P और Q जो है वो इंटीजर है, P और Q क्या है, इंटीजर। तो HCF ऑफ P/Q क्या निकल के आया, पहले हम इसे लिखते हैं। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, अगर ये हमारा प्राइम नंबर है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बराबर 5 - √3 लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते। क्या यहाँ पर पहले भी लिख सकते हैं कि HCF ऑफ P/Q, P और Q का HCF क्या है, 1 है। हाँ, तो क्या लिख सकते हैं इसे, P/Q बराबर इतना लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि जो सबसे पहले जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है उसे हम एक साइड लाएंगे, जो इंटीग्रल पार्ट है उसे हम क्या करेंगे, एक साइड ले आएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इंटीग्रल पार्ट को एक साइड लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या आया, √3 बराबर क्या निकल के आ गया, अगर इस P/Q को इस साइड ले जाएंगे तो 5 माइनस क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और हम जानते हैं ये क्या है, हमारा इरेशनल है, इरेशनल नंबर है। और ये क्या है, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। ये जो है ये √3 एक इरेशनल नंबर है, और 5 माइनस P/Q क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ से फिर क्या लिखेंगे, √3 बराबर क्या लिख देंगे, 5Q माइनस P डिवाइड बाय Q। तो ये वाला पूरा टर्म हमारा क्या है, रेशनल का है। ये वाला जो टर्म है कौन सा है, रेशनल पार्ट है, और ये क्या है, ये वाला टर्म में जो है वो क्या है, इरेशनल पार्ट है,
अब ये बताओ बच्चों कि क्या कभी भी रेशनल इरेशनल के बराबर हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? √3 इज नॉट इक्वल टू 5q माइनस p, 5q माइनस p डिवाइड में क्या है? q। इस तरह से लिख देंगे। या फिर लैंग्वेज में भी कुछ छोटा सा नोट लिख सकते हैं कि √3 इज ए इरेशनल, √3 इज इरेशनल एंड 5q माइनस p by q is rational 5q माइनस p, 5q माइनस p बाई q बराबर क्या है हमारा? रेशनल पार्ट है। तो क्या लिखेंगे? सो इरेशनल नंबर या इरेशनल या रेशनल नेवर बी इक्वल टू इरेशनल। क्या लिखेंगे कि इरेशनल नंबर जो होगा वो कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। अब फाइनली क्या लिखेंगे? कंक्लूजन। इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, इस तरह रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, लेकिन फाइनली आंसर जो लिखना है ये लिखना है कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption, that 5 minus √3 is a rational we conclude 5 minus √3 is irrational। तो कंक्लूजन क्या निकला है कि 5 माइनस √3 जो है वो इरेशनल है। ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आया है? ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से निकल के आया है कि हमने रॉन्ग एजम्पशन कर लिया था, हमने रॉन्ग एज्यूम कर लिया था कि √5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ से निकल के आया है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन के साथ। किसी भी बच्चों को अगर कुछ भी समझने में थोड़ी सी भी परेशानी हुई हो तो वो वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा प्ले करके देखो, उसे 100% समझ में आएगा।